आज हम चर्चा करेंगे कि डेट फंड्स क्या होते हैं और इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के डेट फंड्स क्या हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स में रुचि है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करें तो प्लीज़ अपना सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हम हमारे फ्यूचर वीडियोज़ में उसे ज़रूर कवर करेंगे। सो डेट फंड्स की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है, जैसे मैंने पहले बताया कि डेट फंड्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के डेट फंड्स, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो डेट फंड्स पर इम्पैक्ट करते हैं जैसे कि यील्ड है या इंटरेस्ट रेट्स, किन लोगों को डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से क्राइटेरिया हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, इनमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। और आप पूरा वीडियो देखते रहिए क्योंकि हम आपको एक टिप भी देंगे कि अगर आप एक डेट इन्वेस्टर हैं या डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने पैसे सेफ रखें और आपको एक अच्छा रिटर्न भी प्राप्त हो। जैसे कि इक्विटी फंड्स में भारत में एक इक्विटी स्टॉक मार्केट है, उसी तरह भारत में डेट मार्केट भी है। नाउ म्यूचुअल फंड्स प्राइमरीली निवेश करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और डेट फंड्स भी बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन कि उन्होंने किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे कि लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में जिनकी मैच्योरिटी होती है लगभग 90 दिनों की। इसके अलावा हैं गिल्ट फंड्स और मनी मार्केट फंड्स या लो ड्यूरेशन फंड्स। दोनों लो ड्यूरेशन फंड एंड मनी मार्केट फंड्स लगभग एक साल के ड्यूरेशन के होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स लगभग इसी ड्यूरेशन के होते हैं। अगर आप 2 से 3 साल का समय रखते हैं सो वो जनरली होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स या क्रेडिट रिस्क फंड्स जिनकी मैच्योरिटी होती है 2 से 3 साल की। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स होते हैं जो कि होते हैं 5 साल के या 7 साल के या 10 साल के। फिर होते हैं मिक्स मैच्योरिटी प्लान्स जो एफडी की जैसी होती हैं, आपके पैसे इनमें ब्लॉक हो जाते हैं और इनमें कोई भी इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होती। अलग अलग डेट फंड्स समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इनमें कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है और इनमें कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यील्ड से। यील्ड का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके पास एक एफडी है जो आपको 8 से 9% रिटर्न्स देती है तो आपकी यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है अराउंड 7% जो आपके एफडी पर डिपेंड करती है और इसमें प्राइमरीली कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है क्योंकि एफडी में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन का मतलब है मैच्योरिटी ऑफ पेपर जिसमें फंड ने इन्वेस्ट किया है। सो फंड में एक एवरेज मैच्योरिटी होती है, जैसे कि लिक्विड फंड्स में होती है 90 दिन या उससे कम। दूसरों में ये ड्यूरेशन 2 साल का हो सकते हैं या 3 साल का या 7 साल का या 8 साल का। लेकिन प्रश्न ये है कि ड्यूरेशन क्यों महत्वपूर्ण है। ड्यूरेशन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का एक मेजर है बाजार में, तो ये एक तरह का सेंसिटिविटी मेजर है। जितना ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का। उदाहरण के तौर पर अगर ड्यूरेशन 3 साल का है और उसमें 1% अपवर्ड मूवमेंट है इंटरेस्ट रेट पर, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि 3% गिरावट होगी फंड की प्राइस पर। बेसिकली प्राइस ऑफ द फंड 3% नीचे गिरेगी। इसी तरह अगर ड्यूरेशन 5 साल का है या 6 साल का है तो बेसिकली प्राइस ऑफ द फंड भी नीचे गिरेगी 5% या 6%। ये एक रफ कैलकुलेशन है, इसमें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है बट मैं आपको लंबा एक रफ कैलकुलेशन बता रही हूँ। नेक्स्ट ड्यूरेशन के बाद हम बात करते हैं रिस्क पर। लोग डेट फंड्स में ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सेफ हैं। लोगों को गलतफहमी है कि डेट फंड्स एफडी की तरह हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एफडी में कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है। एक छोटी सी संभावना है क्रेडिट रिस्क की अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करे, जैसे कि पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक ने अपने पेमेंट्स पर डिफ़ॉल्ट किया था। तो ये एक क्रेडिट रिस्क है जो कि बैंक में भी होती हैं। तो देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क में क्या अंतर है। इंटरेस्ट रेट रिस्क में आपका इंटरेस्ट ऊपर या नीचे हो सकता है और क्रेडिट रिस्क में एक संभावना है कि आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट ही पूरा लॉस हो जाए। सो रादर कि आप चिंता करें कि आपके क्या रिटर्न है, आपका पूरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी जा सकता है। नेक्स्ट हम इसे कोरिलेट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो है विभिन्न प्रकार के डेट फंड्स।
लिक्विड फंड्स ले लीजिए। लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बहुत ही हाई AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो लिक्विड फंड्स में लगभग कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होती। ये बहुत ही मिनिमल चांस है डिफ़ॉल्ट का। इनफैक्ट बैंक से भी कम संभावना है डिफ़ॉल्ट की। इनफैक्ट हम कहेंगे कि लिक्विड फंड्स में बैंक से भी कम डिफ़ॉल्ट होने की संभावना है, क्योंकि लिक्विड फंड्स कोई एक बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते, एक ही बैंक के साथ स्टक नहीं है। अगर बैंक गोज डाउन, ऐसा नहीं है कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो गो डाउन, बिकॉज लिक्विड फंड्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो लिक्विड फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क है, लेकिन क्रेडिट रिस्क नहीं है आइडियली। नेक्स्ट, अगर आप ज़्यादा समय में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि 3 महीने से ज़्यादा, जैसे कि 1 से या 2 साल तक, तो आप कंसिडर कर सकते हैं मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड्स। अगर आप 2 साल का समय चाहते हैं तो लो ड्यूरेशन फंड्स। इनके अलावा एक अलग ही किस्म के फंड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं क्रेडिट रिस्क फंड्स। क्रेडिट रिस्क फंड्स इंटरेस्ट रेट को छोड़कर ये ट्राई करते हैं कि इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न मिले, ज़्यादा क्रेडिट रिस्क लेकर। इसका मतलब है कि ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनकी क्रेडिट रेटिंग लोअर है। ये AAA रेटेड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हटकर AA या उससे भी लोअर क्रेडिट रेटिंग में जाएंगे। तो ये एक हायर रिटर्न्स के लिए ज़्यादा क्रेडिट रिस्क लेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं ऐसे पेपर्स में जो कंपनीज होल्ड करती हैं, तो ये ज़्यादा रिटर्न देते हैं गवर्नमेंट से भी, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। नेक्स्ट है गिल्ट फंड्स। गिल्ट एक प्रकार के डेट फंड्स हैं जो प्राइमरीली इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इनमें कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होती, क्योंकि ये सरकार हमेशा अपना पेमेंट डेफिनेटली करेगी और डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। इनमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिस्क की आशंका है, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि गिल्ट फंड्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग एंड PSU फंड्स पर। नाउ सेफ्टी को मद्देनजर रखकर फंड्स लेकर आए हैं बैंकिंग एंड PSU फंड्स। ये फंड्स बस बैंक एंड PSU डेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें कॉर्पोरेट से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं करंट इंटरेस्ट रेट्स पर। रेट्स काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। रेट्स ड्रास्टिकली कट हुई हैं सारे विश्व में। US में ऑलमोस्ट नियर ज़ीरो है। इंडिया ने कट की है ऑलमोस्ट 1% से। हम लोएस्ट हैं पिछले 2-3 सालों से। क्या हम और रेट कट देखेंगे? शायद आधा या 1% रेट कट हो सकती हैं, पर हमें नहीं लगता उससे ज़्यादा होगी। तो प्रश्न ये है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में? हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने इन्हें होल्ड किया है 3 से 4 सालों तक, जब कोरोना वायरस ख़त्म होगा तो इंटरेस्ट रेट्स वापस ऊपर जाएंगे और आपके नेगेटिव रिटर्न्स हो सकते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म डेट फंड्स होल्ड कर सकते हैं अगर आपको फिर भी डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन हमें नहीं लगता ज़्यादा स्कोप है इंटरेस्ट रेट और कट होने का, प्रोबेबली आधा या 1% एट बेस्ट। अब हमने बेसिक्स कवर किए हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के डेट फंड्स। तो अब हम एनालिसिस करते हैं कि फ्रैंकलिन डेट फंड्स के साथ क्या हुआ। फ्रैंकलिन के 6 डेट फंड्स वून डाउन हो गए। इसका मतलब है कि उनमें कोई भी फ्यूचर रिडेम्पशंस नहीं होंगे, कोई भी फ्यूचर बाइंग नहीं होगी। नाउ इन फंड्स के नाम हैं फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्यूरल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान एंड अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स थे और अपनी कैटेगरी में टॉप 5 में थे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। फ्रैंकलिन फंड के साथ क्या हुआ? फ्रैंकलिन फंड्स दूसरे फंड हाउसेस से ज़्यादा क्रेडिट रिस्क ले रहे थे उनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, और वो अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर रहे थे। फ्रैंकलिन एक अच्छा फंड हाउस है और उनके फंड्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है पिछले 25 से 30 सालों में। सो फ्रैंकलिन टीम ज़्यादा क्रेडिट रिस्क ले रही थी जितनी उन्हें शायद लेनी नहीं चाहिए थी। उनकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर नहीं किया। क्या होगा अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए या उनके पेपर्स बाजार में बेच न पाएं? वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे कि कोरोना वायरस। अगर आप देखें,
फ्रैंकलिन ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। उनकी समस्या ये हुई कि लोग अपने पैसे निकालने लगे। जैसे कि कॉर्पोरेट्स को पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट करने लगे। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पैसों की ज़रूरत है अपने घर के खर्चे के लिए। HNI कस्टमर्स ने भी सोचा अपने पैसे मूव करते हैं इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी अंडरवैल्यूड है तो हायर रिटर्न्स की संभावना है। इसलिए फ्रैंकलिन पे बहुत ही ज़्यादा रिडेम्पशन प्रेशर हुआ। फ्रैंकलिन बैंक से बोरोइंग्स करने लगे टू पे फॉर रिडेम्पशंस, और फाइनली उन्होंने निर्णय लिया कि वो फंड्स वाइंड अप कर रहे हैं और वो इन्वेस्टर्स के पैसे जैसे ही पेमेंट्स आएंगे उन्हें रिडेम्पशंस करते रहेंगे। एक और फैक्टर है, इन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जिनकी रेटिंग्स है AA या बिलो। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क has around 50% of its portfolio which is invested into companies which have a credit rating below AA। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली भारत का जो डेट बाज़ार है वो इक्विटी बाज़ार जैसे डेवलप्ड नहीं है। आप आसानी से लो रेटेड पेपर्स को बेच भी नहीं सकते हैं बाज़ार में। बहुत ही लिमिटेड साधन है भारत में टू गेट रिड ऑफ लो रेटेड पेपर, जब तक कि आप इन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास हाई रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो आप बाज़ार में इन्हें बेचकर अपने पैसे निकाल सकते हैं। फ्रैंकलिन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। कोरोना वायरस के वक्त कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि कंपनीज के फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे। तो फ्रैंकलिन को बायर्स भी नहीं मिले होंगे। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद फ्रैंकलिन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। आइडियली क्रेडिट रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कीजिए और अपने पैसे क्रेडिट रिस्क फंड से हटा दीजिए जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां लो क्रेडिट रेटिंग है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन कंपनीज के फ्यूचर कैश फ्लो कैसे होंगे। अगर आपके पास क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं तो आप अपने पैसे मूव कर सकते हैं ऐसे फंड्स में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आश्वासन रहेगा कि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क नहीं है। सो नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो समझे रिस्क क्या है। आपका वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि आप अपने सारे पैसे गंवा सकते हैं, तो फिर आप वो रिस्क ज़रूर लीजिए। हम तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए या अपने दोस्तों से बात कीजिए जिन्हें इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा जानकारी है। सो बेस्ट ऑफ लक विद योर इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।